सभी विद्यार्थियों का गवर्नमेंट डॉट व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और सभी को होली की राम राम। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कैसे करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑरस्टेड के प्रयोग में हम देखा कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय सुई में विक्षेप आता है, और जैसे ही हम बैटरी के टर्मिनल बदलते हैं तो विक्षेप पहले से विपरीत दिशा में आता है। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो डिपेंड करती है वो धारा पर डिपेंड करती है। धारा यदि प्लस से माइनस की ओर बह रही है तो विक्षेप एक तरफ आएगा, यदि धारा माइनस से प्लस, यदि धारा टर्मिनल चेंज कर दें तो विक्षेप दूसरी तरफ आ जाएगा। तो विद्युत धारा पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्भर करती है। अब इसकी चुंबकीय विद्युत धारा की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें निकालनी है। देखो, ये आपका तार है, जिसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है, जिसमें धारा ऊपर की ओर बह रही है। यदि हम इस धारा के दिशा में अंगूठे को करें तो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां, यदि धारा की दिशा में अंगूठे को करें तो आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो इसकी जो दिशा होगी वो आपकी इस प्रकार होगी। ये इस प्रकार होगी। देखो, इस चीज को आप व्यवहार में देखो। जैसे मान लो कि ये मेरा चालक तार है। अब चालक तार में देखो, ये जो अंगूठा है ये इस धारा की दिशा को दिखा रहा है। तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। ये मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। अब जैसे मान लो कि यदि मैं इस चालक तार में धारा की दिशा नीचे प्रवाहित कर दूं तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो पहले की विपरीत हो जाएगी, पहले की विपरीत हो जाएगी, पहले की विपरीत हो जाएगी, पहले की विपरीत हो जाएगी। और आप ये भी देख रहे हो कि तार के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं सघन हैं, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। जैसे जैसे हम दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा। ऐसा ही यहाँ पर है। तो इस नियम को हम कहते हैं दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। राइट हैंड रूल। कुछ बुक्स में दाहिने हाथ का नियम भी होता है, ये दाहिने हाथ का नियम। तो दाहिने हाथ का नियम यही है कि यदि हम अंगूठे को चालक तार की दिशा, धारा प्रवाह की दिशा में करें तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती हैं। तो ये हो जाएगा इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार
दाहिने हाथ का अंगूठा चालक की दाहिने हाथ का अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को दर्शाता है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो ये हो गया आपका राइट हैंड रूल। यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को दर्शाए तो मुड़ी हुई अंगुलियां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। जैसे कि ये अंगूठा है, चालक में बहने वाली धारा की दिशा दर्शा रहा है, तो ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो क्या दिखाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाएंगी। मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम। दाहिने हाथ की हथेली का नियम। ये देखो मेरा दाहिना हाथ है। यदि इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो। इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो। अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को दर्शाता है। तो फैली हुई अंगुलियां बिंदु बी पर यदि मान लो कि बिंदु P मेरा यहाँ पर है, तो फैली हुई अंगुलियां बिंदु P पर हथेली के लंबवत उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। देखो, इसे पूर्ण समझने के लिए मैं बोर्ड पर एक डायग्राम बनाता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे यह पूरा हथेली का पंजा अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हैं, तो ये मेरा इस प्रकार आ जाएगा। ये इस प्रकार होगा। यहां पे कोई बिंदु P है। बिंदु P हथेली के लंबवत आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। मान लिया कि बिंदु P तो इस नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों तथा अंगूठे में बहने वाली धारा अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को दर्शाए, तो
अंगुलियों से बाहर बिंदु P पर हथेली के लंबवत चुंबकीय उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। हथेलियों के लंबवत बाहर की ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगा। तो हम लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ का पूरा पंजा इस प्रकार फैलाया जाए कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हों तो अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करता है। अंगूठा बहने वाली धारा की दिशा को संकेत करे और अंगुलियां बिंदु P पर संकेत करती हैं तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बिंदु P पर हथेली के लंबवत बाहर की ओर होंगी। तो ये दाहिने हाथ की हथेली का नियम है। और दाहिने हाथ का नियम यही है कि हम दाहिने हाथ के पूरे पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां अंगूठे के लंबवत हो। तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा को दिशा संकेत करता है, तो फैली हुई अंगूठियां P की ओर संकेत करती है। तो बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र हथेली के लंबवत बाहर की ओर होता है तो उसे हम डॉट द्वारा संकेतित करते हैं। अब देखो, इस हथेली के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भी एक बल कार्य करेगा। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर भी चुंबकीय दिशा होगी, जिसे हम क्रॉस से दिखाते हैं और इसे डॉट से दिखाएंगे। यदि हम किसी वृत्ताकार कागज के तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाई जाती है तो उसे हम फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में डॉट से प्रदर्शित करते हैं। और तल के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट है मैक्सवेल का काग पेच नियम। देखो, यदि दाहिने हाथ के दक्षिणावर्त पेच धारा के बढ़ने की दिशा को दर्शाए, यदि दक्षिणावर्त पेच धारा के बढ़ने की दिशा को दर्शाए तो पेच के घूमने की दिशा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। देखो, जो मैक्सवेल का काग पेच नियम है, मान लो कि ये कोई दक्षिणावर्त पेच है, तो दक्षिणावर्त पेच धारा पेच के घूमने की दिशा को दर्शाती है। तो जो पेच का घूमना की दिशा जो है, देखो ये पेच ऐसे घूम रहा है और जब पेच घूमेगा इससे चूड़ियाँ ऊपर जाएंगी, ये चूड़ियाँ ऊपर जाती हैं, तो ये जो चूड़ियाँ घूम रही हैं ये तो धारा की दिशा को, बढ़ती हुई चूड़ियाँ धारा की दिशा को दर्शाएंगी, और पेच को जो घुमाने की दिशा है वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। जो पेच को घुमाने की दिशा है वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। ये बात मैक्सवेल भाई साहब ने कही है। तो इस नियम के अनुसार एक दक्षिणावर्त पेच धारा की दिशा में बढ़ रहा है तो पेच को घुमाने की दिशा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। पेच को घुमाने की दिशा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। अब देखो, यदि आपकी धारा ऊपर की ओर बह रही है तो जो पेच घूमेगा वो इस दिशा में घूमेगा, और यदि धारा नीचे की ओर बह रही है तो पेच इस दिशा में घूमेगा। से पुनः मैं बता रहा हूं, ये मेरा पेच है, तो धारा, इसकी जो चूड़ियां हैं वो धारा की दिशा में बढ़ रही है। जैसे पेच खोलूंगा तो ये तो ऊपर बढ़ेगा, तो ये तो धारा की दिशा में होगा। और जो पेच को घुमाने की दिशा है, जो पेच को घुमाने की दिशा है वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। यही मैक्सवेल भाई साहब का काग पेच नियम है। इस नियम के अनुसार एक दक्षिणावर्त पेच धारा की दिशा में बढ़ रहा है तो पेच को घुमाने की दिशा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने विभिन्न नियमों के माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया। अब इन सब नियमों में जो दक्षिणी हस्त नियम है वो ज़्यादा उपयुक्त और सरल है। देखो, अभी तक जो अपनी धारा बह रही थी वो एक सीधी तार में बह रही थी यूँ, और सीधी तार में जब धारा बहती है तो जैसे मान लो धारा इधर इस साइड में बह रही है तो अंगूठा धारा की दिशा में होगा, तो मुड़ी हुई अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। अब मान लो ये जो
चालक तार है, इस चालक तार को मैं ऐसे मोड़ दूं, ऐसे मोड़ दूं, तो ये आपका एक लूप बन जाता है। यदि इस चालक तार को मैं ऐसे मोड़ दूं तो ये आपका एक लूप बन जाता है, एक लूप बन जाता है, जिसका चित्र मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूं। ये मान लो कि आपका एक लूप बन गया। चालक तार वही है, केवल मोड़ कर मैंने उसको लूप बना दिया। इसे धारा देने के लिए इसे मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया। तो धारा इधर से बहेगी और इधर से निकलेगी। अब देखो, यदि मैं यहाँ इस लूप में धारा की दिशा देखना चाहूँ तो दक्षिणी हस्त नियम से अंगूठे को धारा की दिशा में करूँगा, अंगूठे को धारा की दिशा में करूँगा, तो जो मुड़ी हुई अंगुलियाँ हैं वो किसको दिखाएंगी? चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगी। मुड़ी हुई अंगुलियाँ चुंबकीय क्षेत्र को दिखाएंगी। तो जैसे मान लो कि यहाँ पर जो इसकी दिशा इस प्रकार होगी, अब यदि मैं अंगूठे को इधर करूं, इधर करूं, तो ये मुड़ी हुई अंगुलियां इधर दिखाएगी इसी दिशा को। तो यहां पर इसकी दिशा अब मैं यदि इसे और बाहर जाऊंगा तो वो आपकी ऐसी आएंगी, ऐसे इधर भी ऐसी आएंगी। फिर जाऊंगा तो ये सीधी और सीधी हो जाएंगी, और इधर जाऊंगा तो ये भी और सीधी हो जाएंगी। और लास्ट फाइनल में जो रेखा आएगी, लास्ट फाइनल में जो रेखा आएगी वो एक सरल रेखा आएगी। वो एक ये घूमती घूमती यूँ आ जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो लास्ट फाइनल में जो रेखा आएगी वो इस प्रकार आएगी आपकी, जहाँ पर धारा की दिशा इस साइड में होगी, जिसमें धारा की दिशा इस साइड में होगी। और हम जानते हैं जिधर धारा की दिशा होती है उधर उत्तरी ध्रुव होता है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो जाएगा आपका दक्षिणी ध्रुव। तो कई बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लूप में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसका आरेख बनाइए। तो आप उसका आरेख इस प्रकार बना सकते हैं। दक्षिणी हस्तपेश नियम से धारा की दिशा को की तरफ अंगूठा करके उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएंगे, क्योंकि धारा की दिशा को लेकर ही हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। और ये सारे काम चुंबकीय क्षेत्र दिशा के निर्धारण के लिए हम कर रहे हैं। तो अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एक लूप में चुंबकीय क्षेत्र है, धारा के कारण एक लूप में चुंबकीय क्षेत्र है। यदि मैं एक से अधिक लूप लूँ तो उनमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। तो आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो ये है धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय व्यवहार। धारावाही परिनालिका का चुंबकीय व्यवहार। देखो, आपने जब एक चालक तार में प्रवाहित धारा देखी तो हमने दक्षिण हस्त नियम से धारा की दिशा अंगूठे के लेकर मुड़ी हुई अंगुलियां से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती हैं। और फिर इस धारावाही चालक तार को हमने मोड़कर यदि एक लूप बना लिया, इस प्रकार एक लूप बनाया और उस लूप को में धारा प्रवाहित करी, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, उसका हमने अध्ययन किया। अब जैसे मान लो कि ये कोई एल लंबाई की एक बेलनुमा कुंडली इस प्रकार है कि उस पर तार लपेट जाए से। देखो, एक बार मैंने इसमें तार लपेटा तो ये एक लूप बनेगा। फिर दोबारा तार लपेटूंगा तो ये दो लूप बन गए, इसके ये दो लूप बन गए।
ऐसे में इसमें बहुत सारे लूप बनाता हूं। ये क्या बन गई मेरी? परिनालिका बन गई। ये क्या बन गई मेरी? परिनालिका बन गई। इस परिनालिका में ये धारा बह रही है, और जब परिनालिका में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये परिनालिका एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। यानी कि इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव होगा, जिधर जिधर धारा वामार्थ बह रही है वो सिरा उत्तरी ध्रुव होगा, और जिस फलक में धारा दक्षिणावर्त बह रही है वो फलक दक्षिणी ध्रुव होगा। अर्थात जब ये एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है, इसका अर्थ यह हुआ कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है इसका हम अध्ययन बोर्ड पे करेंगे। यदि किसी धारावाही तार को बेलनुमा कुंडली पर इस प्रकार लपेटा जाए कि यदि किसी धारावाही तार को बेलनुमा कुंडली पर इस प्रकार लपेटा जाए कि उसका व्यास लंबाई की तुलना में बहुत छोटा हो तो इस व्यवस्था को परिनालिका कहते हैं। अब देखो, पुनः मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लो कि ये बेलनुमा कुंडली है, ये बेलनुमा कुंडली है और ये धारावाही चालक तार है। इस चालक तार को इस कुंडली पर मैं लपेट रहा हूं, जिसका व्यास, ये व्यास है, इस लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है। तो ये व्यवस्था क्या हो जाएगी? ये व्यवस्था क्या हो जाएगी? परिनालिका हो जाएगी। इसे हम कहेंगे परिनालिका, सोलिनॉइड। अब देखो, जो इसका बोर्ड पे डायग्राम होगा वो इस प्रकार होगा। अब इसमें धारा इधर बहेगी तो इसमें भी इधर बहेगी, इधर बहेगी, इधर बहेगी, इधर बहेगी, इधर बहेगी। अब देखो, ये जो परिनालिका का व्यास है ये इस लंबाई की तुलना में बहुत छोटा है। और जब परिनालिका का व्यास लंबाई की तुलना में बहुत छोटा होता है और उस कुंडली पर कोई धारावाही चालक तार लपेटा जाता है तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। अब जब इस परिनालिका में धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे मान लो कि यहाँ पे कुंजी लगी हुई है, तो मैं कुंजी लगाऊंगा तो सेल से धारा प्रवाहित होगी। तो धारा प्रवाहित होगी तो इसमें क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ये हमने पढ़ा है। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो जैसे मान लो कि मैं इसमें कह रहा हूँ यहाँ धारा प्रवाहित हो रही है, ये धारा प्रवाहित हो गई आपकी। तो धारा प्रवाहित होगी तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और वो आपका इस प्रकार होगा।
इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ऐसे ही इसकी जो दिशा होगी वो इस साइड में होगी। ऐसे यदि यहाँ पर भी हम देखें तो इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसकी भी दिशा किधर होगी? इस साइड में होगी। अब देखो, यदि किसी धारावाहिक तार को बेलनामा कुंडली के चारों ओर इस प्रकार लपेटा जाता है कि उसका व्यास उसकी लंबाई तुलना में बहुत छोटा होता है, जब हम परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं, देखो मैं इसको लिख देता हूँ, जब परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जब परिनालिका में धारा प्रवाहित करते हैं तो परिनालिका दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है। जैसे दंड चुंबक को हम स्थिर लटका दें तो उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव की होता है और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव की होता है। अर्थात उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि धारा वामावर्त है, वामावर्त मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो फलक उत्तरी ध्रुव की भांति कार्य करेगी। उत्तरी ध्रुव और धारा दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज है तो फलक दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करेगा। दक्षिण ध्रुव की भांति कार्य करेगा। अब आप यहाँ देख रहे हो कि इधर धारा प्रवेश हो रही है। यदि मान लो कि मैं यहाँ पर इन धाराओं को इस प्रकार दिखाऊं, जिस ध्रुव से धारा प्रवेश करती है उसे हम साउथ पोल कहते हैं और जिधर से धाराएं निकलती हैं उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। या तो ये आपका दक्षिण ध्रुव हो गया और ये उत्तरी ध्रुव हो गया। और देखो ऐसी ही हमारी चुंबकीय व्यवस्था में वैसा ही होता है। जो चुंबक होती है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि और इसके अंदर धारा बाहर से प्रवाहित धारा की विपरीत दिशा में होती है। ये भी अपने पिछली क्लास में पढ़ा है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में जब हमने
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का निर्धारण किया था तो हमने पाया था कि उसमें विद्युत धारा I और चुंबकीय क्षेत्र B में दक्षिण हस्त नियम के प्रयोग से जो विद्युत धारा होती है उसकी दिशा में अंगूठा किया और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती थी, तो मुझे कहते हैं दक्षिण हस्त नियम। अब हमें चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा, एक तीसरा घटक हो रहा है बल, फोर्स। तो हमारे पास ये तीन बातें हो गई, विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र और बल। अब इन तीनों का अध्ययन हम केवल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से करते हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम जानने से पहले ये देखो, आप इस प्रकार की एक नाल चुंबक होती है, जिसमें इसका ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र N से S की ओर होता है। और यदि मैं इसकी दिशा बदल दूं, S से N की ओर, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में हो जाएगा। यदि इस नाल चुंबक के पास यदि मैं कोई धारावाही चालक लाऊं, तो धारावाही चालक बल का अनुभव करता है। धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करता है। अब जैसे हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे मान लो कि ये आपकी नाल चुंबक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। जब ये नाल चुंबक ऐसे है तो इसमें विद्युत क्षेत्र N से S की ओर जाएगा, N से S की ओर जाएगा। और जैसे ही मैं इस नाल चुंबक के ध्रुवों को बदल देता हूँ तो चुंबक के क्षेत्र N से फिर इधर से आएगा, N से साउथ की ओर आएगा। अब इस नाल चुंबक के पास में यदि कोई मैं धारावाही चालक लेके आता हूँ तो धारावाही चालक इसमें गति महसूस करता है। देखो, गति करेगा तो बल अनुभव करेगा। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक चुंबकीय बल अनुभव करता है। चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक, ये आवेशित चालक है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित चालक चुंबकीय बल अनुभव करता है। जब देखो इसका नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव है तो ये नीचे की ओर चुंबकीय बल अनुभव कर रहा है। यदि मैं इसके ध्रुवों को बदल दूं, नॉर्थ वाले को साउथ कर दूं, साउथ वाले नॉर्थ कर दूं, तो ये चुंबकीय बल ऊपर की ओर महसूस करेगा। ये चुंबकीय बल ऊपर की ओर महसूस करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी ये बात समझ में आ गई होगी कि जब चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित चालक लाते हैं तो वो चुंबकीय बल अनुभव करता है। और उस चुंबकीय बल का निर्धारण के लिए हमें तीन चार बातें की ध्यान होनी चाहिए। एक तो विद्युत धारा, एक चुंबकीय क्षेत्र और एक उस पर लगने वाला जो वो बल अनुभव करता है वो। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से पढ़ेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा निम्नलिखित नियमों द्वारा ज्ञात की
जा सकती है। पहला नियम है फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे मध्यमा और तर्जनी को परस्पर लंबवत रखें तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अब देखिए आप, यदि हम इन तीनों नियमों को मिला दें, इन दोनों नियमों से हम दक्षिण हस्त नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालते थे। इन तीनों नियमों से फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अब देखो ये मेरा बायां हाथ है। इस बायां हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत मैंने फैला दिया, तो ये जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी और ये जो मध्यमा है वो प्रायित विद्युत धारा को व्यक्त करेगी। तो अंगूठा चालक में लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। इसे मैं बोर्ड पे निम्न प्रकार लिख सकता हूँ। जैसे मान लो ये आपका बल है, यह आपकी तर्जनी है और इधर ये आपकी मध्यमा है। ये एक दूसरे के लंबवत हैं। तो तर्जनी आपके चुंबकीय क्षेत्र B को अंगूठा बल को और मध्यमा विद्युत धारा को देखो, बल को अंग्रेजी में कहते हैं फोर्स, FORCE। इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और ये आपका है करंट। तो इस नियम को हम याद कर सकते हैं, फादर मदर एंड चाइल्ड। फादर मदर एंड चाइल्ड, फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड और चाइल्ड से करंट। इस प्रकार यदि हम याद रखें तो इस नियम को हम भूल नहीं पाएंगे कि फादर मतलब है फोर्स, बल की दिशा को भी व्यक्त करेगा। मदर का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र दिशा को व्यक्त करेगा। और चाइल्ड मतलब करंट, धारा की दिशा को व्यक्त करेगा।
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। दाहिनी हथेली का नियम नंबर 2। दाहिनी हथेली का नियम नंबर 2। देखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम का अध्ययन हमने पहले भी किया था नियम नंबर 1 के हिसाब से। यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों को, इस दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें और अंगूठा उनमें प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, अंगूठा उनमें प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे और अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, यदि हम दाहिने हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें और अंगूठा उसमें प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो हथेली चालक में लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। देखो, ये चीज़ स्पष्ट तब होगी जब मैं इसको लिखूंगा। यदि दाहिनी हथेली के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि यदि दाहिनी हथेली के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली चालक पर लगने वाले बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगी। 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 यदि मैं दाहिने हाथ के हथेली के पंजे को इस प्रकार फैलाऊं कि हथेलियां
कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र दिशा को व्यक्त करें और अंगूठा धारक दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली पर चालक पर लगने वाला बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। जब बल हथेली के लंबवत बाहर की ओर होता है तो उसे हम डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और यदि यही बल हथेली के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है तो उसे हम क्रॉस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये बात समझ में आ गई होगी, या मैं इसे दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब हम दाहिनी हथेली के पंजे को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा उसमें पराई धारक दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली पर चालक पर लगने वाला बल की दिशा हथेली के लंबवत बाहर की ओर होगा। वो हथेली के लंबवत ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर भी हो सकता है और हथेली के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की भी ओर हो सकता है। जब हथेली के लंबवत ऊर्ध्वाधर बाहर की ओर होता है तो बल को डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और जब हथेली के लंबवत ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है तो उसे क्रॉस द्वारा व्यक्त करते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अतः आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।